सी प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में हम ट्रांसलेटर और उसकी टाइप्स की बात करते हैं, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है किसी एग्ज़ाम या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो कि किसी एग्ज़ाम या इंटरव्यू के रिलेटेड पूछी जा सकती है, तमाम बातें यहाँ पे डिस्कस की हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। ट्रांसलेटर इज़ अ प्रोग्राम हु कन्वर्ट द सोर्स कोड टू मशीन कोड। जो हमारा ट्रांसलेटर है, जब हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे, लेट्स से मैंने लिखा सी लैंग्वेज में प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, तो ये एक सोर्स कोड है जो कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है 0-1 की लैंग्वेज। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये जो सोर्स कोड है, या जो मैंने लिखा प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, इसको 0-1 की फॉर्म में लेके जाना, ये काम है ट्रांसलेटर का। एग्जैक्टली उस तरह से जब आप कोई लेट्स से क्रिकेट मैच देखते हैं और उसमें एक प्लेयर को हिंदी नहीं आती, दूसरे प्लेयर को इंग्लिश नहीं आती, तो बीच में वो वहाँ पे एक ट्रांसलेटर खड़ा करते हैं जो इंग्लिश से उसको हिंदी या उर्दू में कन्वर्ट करता है, और फिर वो जो सुन रहा होता है, लिसनर जो प्लेयर है, वो उसको उर्दू में स्पीक करता है, तो जो ट्रांसलेटर बीच में खड़ा है वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देता है। तो यही कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट है ट्रांसलेटर का, कि जो हमारा कंप्यूटर है वो तो ज़बान समझता है सिर्फ 0-1 की, वो हाई लेवल लैंग्वेज या सोर्स कोड या हमारा जो लिखा हुआ इंग्लिश तर्ज का कोई प्रोग्राम है, जैसे लिखा प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, तो इस तरह की लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता। उसको समझाने के लिए हमने ट्रांसलेटर यूज़ किए हैं, जो कि 3 तरह के हो सकते हैं: कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। पहले मैं बात करता हूं कंपाइलर और इंटरप्रेटर की, उसके बाद हम असेंबलर की तरफ जाएंगे। जो सी लैंग्वेज है उसमें अकेला एक कंपाइलर भी सम टाइम हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड 0-1 की फॉर्म में तब्दील कर देता है। सम टाइम सी लैंग्वेज के ऐसे केसेस भी आते हैं जब हमें कंपाइलर और असेंबलर ये दोनों सी लैंग्वेज में यूज़ करने पड़ते हैं कुछ केसेस में, और कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे सी लैंग्वेज इंटरप्रेटर यूज़ करती है। तो ये तीनों भी यूज़ हो सकते हैं, किसी एक को भी। ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं सी लैंग्वेज में, जब हम किसी एक को, 2 का या तीनों ट्रांसलेटर्स को डिफरेंट सिनेरियोज में यूज़ करते हैं। और बहुत सी दूसरी लैंग्वेजेस भी हैं जो इनको यूज़ कर रही हैं, C++, जावा, कोबोल, पास्कल। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट ट्रांसलेटर यूज़ होंगे, और उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं हम 1 बाय 1 पहले कंपाइलर, इंटरप्रेटर और उसके बाद असेंबलर को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3 कॉलम लिए हैं। पहले कॉलम में मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं और 2 कॉलम कंपाइलर और इंटरप्रेटर के हैं। पहला की पॉइंट्स है डेफिनेशन। जो हमारा कंपाइलर है ये ट्रांसलेट करता है हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में, लेकिन ख्याल रहे कि ये इंटायर सोर्स कोड, मुकम्मल जो हमारा सोर्स कोड होगा, हमने जो मुकम्मल प्रोग्राम लिखा है, उस मुकम्मल कोड को ये मशीन कोड में लेके जाएगा 0-1 की फॉर्म में, लेकिन बिफोर रन टाइम, ये जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं उस टाइम इसको 0-1 में तब्दील नहीं करता। जब हमने सोर्स कोड लिखा तो उसको जब हम कंपाइल करते हैं उसमें कोई एरर चेक करने के लिए कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, उसी टाइम पे वो उसको 0-1 के फॉर्म में तब्दील कर देता है, और इसको हम मोस्टली ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। तो ये बिफोर रन, इंटायर सोर्स कोड और बिफोर रन। जो हमारे पास इंटरप्रेटर है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करेगा, ये मुकम्मल सोर्स को। ये क्या करता है ट्रांसलेटर, अगर 10 स्टेटमेंट है, ये पहली स्टेटमेंट को पढ़ेगा, उसको 0-1 की फॉर्म में तब्दील कर देगा, दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ेगा, उसको 0-1 की फॉर्म में तब्दील कर देगा। अगर 50 लाइनें हैं तो लाइन बाय लाइन ये कोड को ट्रांसलेट करेगा, और ये कब करता है, रन टाइम पे। जो हमारे पास कंपाइलर था ये बिफोर रन, और ये एट रन, जब हम सोर्स कोड को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे उस टाइम पे। सेकंड पॉइंट है आउटपुट। ये मोस्टली जब हम कंपाइल करते हैं कोड को तो ये ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, ये इंटरमीडिएट कोड भी जनरेट कर सकता है, ये असेंबली कोड भी जनरेट कर सकता है, लेकिन डिफरेंट सिनेरियोज में। लेकिन ये मोस्टली ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करके देगा जो 0-1 की फॉर्म में होगा। और इंटरप्रेटर ये जस्ट जो है वो कोड जो लाइन बाय लाइन है उसको एग्जीक्यूट करता है, सोर्स कोड 0-1 की फॉर्म में। इसमें कोई इंटरमीडिएट कोड, कोई असेंबली कोड, कोई ऑब्जेक्ट कोड नहीं
नहीं बनता, ये लाइन बाय लाइन जो हमारा सोर्स कोड है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है और साथ साथ उसकी एग्जीक्यूशन कर देता है। जो तीसरा पॉइंट है डेवलपमेंट साइकिल, ज़ाहिर सी बात है ये लॉन्ग डेवलपमेंट साइकिल है क्योंकि इसमें सोर्स भी है, कंपाइलेशन भी है और एग्जीक्यूशन है। और इसमें क्या है, ये शॉर्टर है हमारे इंटरप्रेटर इन टर्म ऑफ एग्जीक्यूशन, तो ये सोर्स से एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसमें कोई इंटरमीडिएट हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ वन है एरर डिटेक्शन, इसमें जो एरर है वो कंपाइल टाइम पे, जब हमने कोड को, सोर्स कोड को कंपाइल करना है, उसमें एरर वगैरह चेक करने के लिए या ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करने के लिए जब कंपाइलर ने सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में लेके जाना है, उसी टाइम पे इसमें एरर चेक होंगे। और इसमें जब हमने सोर्स कोड को इंटरप्रेटर में जब हमने सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करना है लाइन बाय लाइन, उसी टाइम पे इसमें रन टाइम पे एरर चेक होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पोर्टेबिलिटी, अगर हमने सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड बना दिया तो वो जो ऑब्जेक्ट कोड है उसको हम किसी और हार्डवेयर पे जाके एग्जीक्यूट करेंगे तो वो वहाँ पे हो सकता है, पहले हमने जो उसको एग्जीक्यूट किया था ऑब्जेक्ट कोड बनाने के लिए वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था, और जब हम नेक्स्ट किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जा रहे हैं वो 64 है, तो उस सूरत में ये हार्डवेयर के स्पेसिफिक या उसके सॉफ्टवेयर के स्पेसिफिक वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म या हार्डवेयर स्पेसिफिक है, जो हमारे पास इंटरप्रेटर है उसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। और कंपाइलेशन टाइम इट्स टाइम कंज्यूमिंग, इसमें जो कंपाइलेशन का टाइम है उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। वजह क्या है कि सोर्स कोड, फिर ऑब्जेक्ट कोड और उस ऑब्जेक्ट कोड के बाद एग्जीक्यूशन, तो ये जो कंपाइलेशन है उसमें कुछ टाइम लग रहा है, जबकि यहाँ पे कोई कंपाइलेशन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम, इसकी एग्जीक्यूशन टाइम फास्टर है, ये तेज़ काम करता है। उसकी रीज़न क्या है, एग्जीक्यूशन फास्ट इसलिए है कि सारा तो हमने ऑब्जेक्ट कोड बना के रख दिया है, अब उस ऑब्जेक्ट कोड को ही तो हमने एग्जीक्यूट करना है ना जाके, जबकि इसमें क्या होगा, स्लोअर ड्यू टू लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। अगर हम बात करें कंपाइलेशन की, तो कंपाइलेशन में तो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो फास्ट है, जबकि जो कंपाइलर है वो स्लो है, लेकिन एग्जीक्यूशन में हमारा कंपाइलर फास्ट है। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट कोड मौजूद है, और जो इंटरप्रेटर है वो स्लो काम करता है क्योंकि लाइन बाय लाइन उसने एग्जीक्यूशन करनी है। उसके बाद है मेमोरी यूजेज, मोर मेमोरी स्पेस ड्यू टू कंपाइलेशन। कंपाइलेशन होगी तो उसके ऑब्जेक्ट कोड बनेंगे, वो मेमोरी में जाके स्टोर होंगे, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेस मेमोरी इनिशियली, हाँ इसमें ओवरहेड ज़्यादा है क्योंकि एक एक लाइन को हम देखते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन, तो ओवरहेड ज़्यादा है। इनिशियली हम ये कह सकते हैं लेस मेमोरी। अगर हमारा बहुत कम्प्लेक्स कोई टास्क होगा उस सूरत में हो सकता है कि इसकी मेमोरी कंजप्शन ज़्यादा हो। उसके बाद है टूल्स नेम के, जो कंपाइलर है, कौन से कंपाइलर मार्केट में हमारे पास अवेलेबल हैं, इसमें सी लैंग्वेज है, GCC है, MSVC है, गो और इस तरह के ढेरों टूल्स हमारे पास कंपाइलर्स के मौजूद हैं जो ये काम करके दे रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में तब्दील कर रहे हैं। और इंटरप्रेटर V8, C Python, Node.js, इस तरह के हमारे पास कुछ इंटरप्रेटर मौजूद हैं जो कि इंटरप्रेटर के टूल के तौर पे काम कर रहे हैं। कॉमन लैंग्वेजेस, कंपाइलर हमारे पास C++, रस्ट, गो, इस तरह की लैंग्वेजेस में हम कंपाइलर को यूज़ कर रहे हैं। जो हमारे पास इंटरप्रेटर है वो PHP, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इस तरह के कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर हम बात करें आखिरी, जो हमारे पास असम्बलर है, असम्बलर चूँकि सेकेंड फेज़ है कंपाइल, सी लैंग्वेज में ये सेकेंड फेज़ है। पहले हम करते हैं कंपाइलेशन, कंपाइलर जो हमारा है वो एक असेंबली कोड सम केसेस में जनरेट करके देता है। पहले हमने बात की कि हमारा जो कंपाइलर है वो ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करके देता है। सम केसेस में ऑब्जेक्ट कोड बाद में बनता है, पहले असेंबली कोड बनता है। जब असेंबली कोड बन गया, उस असेंबली कोड को कौन कन्वर्ट करेगा? असेंबलर। असेंबलर किस में कन्वर्ट करेगा? मशीन। अगर मैं यहाँ पे लिखूं जो हमारा सोर्स कोड है, सोर्स कोड से हमारे पास असेंबली कोड और असेंबली कोड से हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड, तो ये जो काम करेगा सम केसेस में कंपाइलर करेगा और ये जो काम करेगा ये असेंबलर करेगा। तो यही मैंने लिखा है, इट ट्रांसलेट असेंबली कोड टू मशीन कोड।
और असेंबली कोड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सैम्बल। इसमें हम जो कोड लिखते हैं वो सैम्पल्स की सूरत में होता है। जो हमारा सोर्स कोड है एक्चुअल में वो कुछ इस तरह से होगा, प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। तो ये जो कोड है ये मेरा सोर्स कोड होगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट कोड की अगर मैं असेंबली कोड की बात करूं तो वो कुछ इस तरह से होगा, मूव AX5। इसका मतलब है 5 वैल्यू को AX में ले जाओ। इसमें हम सैम्पल्स वगैरह यूज करते हैं, इसलिए मैंने लिखा है असेंबली कोड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सैम्पल्स। अब इसमें इंस्ट्रक्शन सैम्पल में नहीं आ रही सोर्स कोड में, जबकि असेंबली कोड में इंस्ट्रक्शन जो हैं वो सैम्पल्स में हैं। और जो मशीन कोड है वो तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो 0-1 की फॉर्म में इस तरह से कोड जो लिखा जाएगा वो हमारा मशीन कोड होगा। इस असेंबलर के जो नेम है N असेंबली, M असेंबली, T असेंबली, इसके अलावा भी ढेरों हमारे पास असेंबली टूल्स हो सकते हैं एज असेंबलर जो काम करेंगे, जो असेंबली लैंग्वेज को 0-1 की फॉर्म में लेके जाएंगे। और यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम, मोबाइल एंड IoT क्लाउड वगैरह में इनको हम यूज कर रहे हैं। तो ये था हमारा जनरल ओवरव्यू ट्रांसलेटर्स और उसकी वेरियस टाइप्स का। वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसके तमाम की पॉइंट्स आपने याद करके किसी भी एग्जाम या इंटरव्यू के लिए जाने हैं। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।